हाय एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ का करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन। पहला जो आर्टिकल है, समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुर्खियों में क्यों समान नागरिक संहिता? सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर अलग अलग हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। यूसीसी के बारे में। यूसीसी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदाय के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ काफ़ी जटिल एवं अलग अलग हैं। यहाँ प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन करता है। उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। दूसरा, पर्सनल लॉ मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है। इससे पहले विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि यूसीसी पारिवारिक कानून के स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। इसमें सिफारिश की गई थी कि सभी धर्मों के मौजूदा पारिवारिक कानूनों में व्याप्त भेदभाव एवं असमानता को दूर करने हेतु उनमें संशोधन और उन्हें संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इससे मौजूदा कानून की व्याख्या में व्याप्त अस्पष्टता को कम किया जा सकेगा, उन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक प्रकार का यूसीसी पहले से ही लागू है। वहां पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 लागू है। यूसीसी की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता से पहले लेक्स लॉ की रिपोर्ट 1840 ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया। हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के वैयक्तिक कानूनों को इस प्रकार की संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। BN राव समिति वर्ष 1941 में गठित ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था। इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। स्वतंत्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भारत के नागरिकों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया है। 4 प्रमुख हिंदू कानून: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। यूसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय: अहमद खान बनाम साहबानो बेगम और अन्य वाद 1985। संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सल्ला मुदगल बनाम भारत संघवाद 1995। संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को दोहराया गया। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तलाक़ बिद्दत लगातार 3 बार तलाक कहना या लिखना की प्रथा असंवैधानिक है। यूसीसी के पक्ष में तर्क। इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है।
यूसीसी के लागू होने से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकेगा। यहाँ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जहाँ धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती हैं। राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। यूसीसी निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। धार्मिक और सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करके, समान नागरिकता को बढ़ावा देकर और अधिक एकीकृत कानूनी प्रणाली निर्मित करके। लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। यूसीसी को लागू करके कुछ धार्मिक वैयक्तिक पर्सनल कानूनों में व्याप्त लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा। इससे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने भारत से यूसीसी लागू करने की मांग की है। इससे भारत को समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी। कानूनों का सरलीकरण संभव हो पाएगा। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगा। उदाहरण के लिए, तलाक की मांग करने वाले लोगों को अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि से परे रहते हुए एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे विवादों का तेजी से और अधिक कुशल समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। आधुनिक समय के साथ तालमेल स्थापित करना संभव होगा। यूसीसी को लागू करने से आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया जा सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मौजूदा कानून नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हों। इससे समावेशिता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। यूसीसी के विरुद्ध तर्क। विविधता के विरुद्ध। यूसीसी को लागू करने से देश के विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। ध्यातव्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित हैं। यूसीसी लागू करने से अल्पसंख्यक समूहों को प्राप्त सुरक्षा एवं विशेषाधिकार कम हो सकते हैं तथा उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता नष्ट हो सकती है। आम सहमति का अभाव। प्रत्येक समुदाय की कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक कानून होते हैं जिन्हें वे संरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए सभी समुदायों की सहमति व समझौते के बिना यूसीसी लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। संघीय संरचना। कई विशेषज्ञों के अनुसार यूसीसी राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण कर सकता है। इस अतिक्रमण के कारण यूसीसी के प्रवर्तन से सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य अपनी जनता की ज़रूरतों के अनुरूप वैयक्तिक कानूनों का आकलन करने और कानून बनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं से निकटता से जुड़े होते हैं। आगे की राह। आम सहमति। यूसीसी के संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूसीसी को राजनीतिक लाभ के एक साधन के रूप में लागू नहीं किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका कार्यान्वयन गैर पक्षपातपूर्ण और समावेशी तरीके से किया जाए। जागरूकता। यह अत्यावश्यक है कि आम जनता यूसीसी के प्रवर्तन हेतु दिए गए तर्कों और उससे मिलने वाले लाभों को समझे। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार, नागरिक समाज और मीडिया मिलकर इस दिशा में प्रयास करें। भेदभाव को समाप्त करना। यह आवश्यक है कि यूसीसी को लागू करने से पहले मौजूदा वैयक्तिक कानूनों की गहन समीक्षा की जाए। इससे यूसीसी की न्याय, समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के साथ
अनुरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना। यूसीसी के लक्ष्य को आदर्श रूप से अलग अलग चरणों में पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि विवाह की आयु से संबंधित हालिया संशोधन। इससे धार्मिक व्यवस्था के भीतर आंतरिक सुधार और बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। कुछ भारतीय कानून पहले से ही अधिकांश सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं। इन कानूनों में भारतीय संविदा अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि शामिल हैं। सभी वैयक्तिक कानूनों का संहिताकरण। कानूनों को संहिताबद्ध करके कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इससे एक अनम्य यूसीसी को कठोरता पूर्वक लागू करने की बजाय निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत अनम्य यूसीसी का प्रवर्तन लोगों की कानूनी सहायता लेने के मार्ग को बाधित करेगा। ऐसा करने से विवाह और तलाक के मामलों को न्यायोत्तर तरीकों से सुलझाया जा सकता है। न्यायालय में लंबित मामले सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि देश की अलग अलग अदालतों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मामलों के लंबित होने के कारण वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में भी देरी होती है। अदालती प्रक्रिया का बार बार स्थगित होना। वर्तमान में भारत में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले की सुनवाई को अधिकतम 3 बार ही स्थगित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश 50% से ज़्यादा मामलों में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। इसके कारण अदालत में लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाती है। बुनियादी ढांचे की कमी। भारत के न्यायालयों में बुनियादी ढांचे से संबंधित कई कमियां विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, न्यायालयों के परिसरों के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलना, पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन का अभाव, कर्मचारियों की उदासीन कार्यशैली, नए न्यायाधीशों के बैठने के लिए न्यायिक कक्ष की कमी, जांच में देरी। कई कारणों से दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों के निपटान में प्रायः देरी होती है। इन कारणों में वकील की अनुपलब्धता, गलत तरीके से दिए गए प्रोत्साहन, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति आदि सम्मिलित हैं। इनसे न्यायिक लंबितता बढ़ती है या न्याय मिलने में देरी होती है। अन्य मुद्दे। इस संदर्भ में अन्य मुद्दे भी विद्यमान हैं जिनके कारण न्याय मिलने में देरी होती है। उदाहरण के लिए, न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का दुरुपयोग, अनुचित अदालती व्यवहार आदि। जुडिशियल पेंडेंसी। न्यायालय में लंबित मामले का आशय भारतीय न्यायिक प्रणाली की उस बाधित स्थिति से है जहां एक ओर मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर न्यायिक निर्णय या विवादों के निपटान की गति बहुत धीमी है, जिसके चलते निचले स्तर से लेकर उच्चतर न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। डेटा बैंक। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या क्रमशः 69.76 हजार, 60.6 लाख तथा 4.4 करोड़ है। भारत में 10 लाख लोगों पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी। न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन जीडीपी का 0.08 से 0.09% है। आगे की राह। न्यायाधीशों की नियुक्ति। कोलेजियम को न्यायाधीशों के चयन में पर्याप्त रक्षोपाय और पारदर्शिता को अपनाना चाहिए। इससे उच्चतर न्यायालयों में
अधिक क्षमतावान और सत्यनिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायपालिका में उच्च मानक को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा को अपनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 224A और 128 का प्रयोग करके तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। दीवानी मामलों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान ADRS तंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे अदालतों पर कार्य बोझ को कम करने और लीगल प्रैक्टिस को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। अलग अलग ADRS में शामिल हैं लोक अदालत, विवाचन, मध्यस्थता, सुलह आदि। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। सरकार द्वारा न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विकास एवं उन्नयन, न्यायिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समय सीमा निर्धारित करना। किसी मामले की सुनवाई और उस पर निर्णय देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। साथ ही मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों में निपटान हेतु समय सीमा या अंतिम तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। दांडिक न्याय और प्रक्रियात्मक कानूनों में परिवर्तन। उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम किया जाना चाहिए तथा कम गंभीर प्रकृति वाले अपराधों की कंपाउंडिंग संयोजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अपराधों की कंपाउंडिंग से आशय मुकदमेबाजी प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा पीड़ित को कुछ मुआवजा देकर मामले का निपटान करने से है। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सहायता प्राप्त करके फोरेंसिक और हथियार, पिस्तौल आदि साक्ष्य परीक्षण में सुधार करना चाहिए। शिकायत निवारण। सरकारी विभागों को एक मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों एवं विभागों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण। नागरिकों द्वारा कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन और दंड आधारित मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। यातायात नियमों के उल्लंघनों, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे सिविल नियमों के उल्लंघनों, पहली बार किए गए कम गंभीर अपराधों आदि को रोकने के लिए निषेधात्मक दंड आरोपित किए जाने चाहिए। न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए की गई पहलें। प्रक्रिया ज्ञापन 2016। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान समय में इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा जारी है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड्स को बनाए रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक अस्थायी सचिवालय स्थापित करना। प्रोजेक्ट सहयोग। इसे लंबित मामलों को कम करने के लिए शुरू किया गया है। कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम। यह वेब आधारित एक एप्लीकेशन है। इसे केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी रूप से निगरानी करने के लिए आरंभ किया गया है। मध्यस्थता विधेयक 2023। यह पक्षकारों के लिए मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता का प्रावधान करता है। ई न्यायालय। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तथा पहुंच में सुधार के लिए ई न्यायालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति। राष्ट्रीय मुकदमा नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना है। विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र। अंतर मंत्रालयी विभागीय विवादों को
सुलझाने के लिए एएमआरडी का निर्माण किया गया है। एएमआरडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये त्वरित न्याय प्रदान के उद्देश्य से गठित समर्पित अदालतें हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल के लिए किए गए विस्तार, तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। अन्य संबंधित तथ्य। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित संशोधनों को भी बरकरार रखा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021 तथा फंडामेंटल अमेंडमेंट रूल्स 2021। इन संसाधनों के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दे सकती है। सरल शब्दों में इसके 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद लगातार 3 साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ईडी के वर्तमान निदेशक का सेवा विस्तार गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन करता है। वर्ष 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक के कार्यकाल में किए जाने वाले अतिरिक्त विस्तार पर रोक लगा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक अर्थात कई अलग अलग कामकाज को देखने और कानूनों को लागू करने वाला संगठन है। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईडी के निदेशक की नियुक्ति। ईडी के निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके कहीं और स्थानांतरण के लिए सीबीसी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति से मंजूरी मिलनी चाहिए। सीबीसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ईडी के निदेशक के 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद उसमें अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974। ईडी की शक्तियाँ। परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति। ईडी किसी भी व्यक्ति की परिसंपत्तियों की तलाशी ले सकता है और उन्हें जब्त कर सकता है। ईडी यह कार्रवाई उपलब्ध सूचनाओं और संदेह करने के लिखित कारणों के आधार पर करता है। समन जारी करने की शक्ति। फेमा के तहत ईडी को किसी भी ऐसे व्यक्ति संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार है जिस पर फेमा के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन का आरोप है। इसके अतिरिक्त ईडी को अन्वेषण, निरीक्षण, साक्ष्य जुटाने, समन जारी करने, जांच करने, आदेश जारी करने आदि के संबंध में एक सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है। गिरफ्तार करने की शक्ति। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 और फेमा 1999 के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक नोडल एजेंसी है।
इन मामलों में पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच एवं गिरफ्तारी कर सकता है। रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। चूँकि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्हें आत्मदोषारोपण के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली। प्रवर्तन निदेशालय फेमा के तहत संबंधित व्यक्ति से जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। ईडी से संबंधित मुद्दे। आरोपी के दोष सिद्ध होने की निम्न दर। वर्ष 2014 से 22 तक ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी या जांच में आरोपी के दोष सिद्ध करार होने की दर 0.5% से भी कम थी। पारदर्शिता की कमी। ईडी द्वारा जांच के लिए मामलों के चयन की प्रक्रिया में अस्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव है। इससे इस अवधारणा को बल मिलता है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। विश्वसनीयता में गिरावट। भ्रष्टाचार, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक वर्ग के साथ घनिष्ठ साठगांठ के आरोपों के कारण ईडी, सीबीआई और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी जांच एजेंसियों की छवि में गिरावट आई है। कार्यबल की कमी। बढ़ती जटिलताओं और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ईडी को अधिक संसाधनों, बुनियादी ढांचे एवं कार्यबल की आवश्यकता है। आगे की राह। क्षमता बढ़ाना। वर्तमान समय में ईडी के कार्यबल में वृद्धि करने और उन्हें आधुनिक तकनीक से संबंधित उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इससे अधिक मूल्य वाले धन शोधन, साइबर अपराध और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों में हो रही वृद्धि की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सकेगा। विनियमन। ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत प्रयोग किया जाने वाला विवेकाधिकार विधि के शासन द्वारा निर्देशित होना चाहिए। साथ ही विवेकाधिकार का यह प्रयोग पारदर्शी, गैर स्वेच्छाचारी और राजनीति से प्रेरित होने की बजाय मामले के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। लंबित मामलों को कम करना। अधिनिर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विशेष पीठों की स्थापना जैसे उपाय किए जाने चाहिए। निरीक्षण समिति। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलों के चयन की प्रक्रिया की निगरानी और उसे व्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से ईडी के कामकाज में पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जागरूकता और सुरक्षा। ईडी की भूमिका के बारे में लोक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, साथ ही इसकी छवि में सुधार किया जाना चाहिए। व्हिसल ब्लोअर को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022-23। इसमें 22 लिखा है, इंग्लिश में 23 लिखा हुआ है, तो ये 23 ही होगा क्योंकि 22 का कोई मतलब ही नहीं है। सुर्खियों में क्यों? 2002 है क्या? हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है। यह विधेयक बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के बारे में उद्देश्य उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित
और संशोधित करना, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और जो एक अधिक राज्य से में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान। यह किन समितियों पर लागू होती है? यह अधिनियम उन सभी सहकारी समितियों पर लागू होता है जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। पंजीकरण। इस अधिनियम के तहत सभी एमएससीएस को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्टर के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। आंतरिक गवर्नेंस। प्रत्येक बहुराज्य सहकारी समिति अपने आंतरिक गवर्नेंस के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपनियम बना सकती है। पुनर्गठन। किसी सहकारी बैंक के समामेलन या पुनर्गठन की योजना केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जाएगी। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देश पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार किया जाता है। इसके लिए आरबीआई की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। अन्य घटनाक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है। इनमें राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति शामिल हैं। संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों? भाग 9B के साथ अनुरूपता। संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान में भाग 9B को शामिल किया गया था। इस भाग के साथ सुसंगतता हेतु एमएससीएस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। सहकारिता के सिद्धांतों का अनुपालन। इसका उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और सहकारी सिद्धांतों के अनुसार एमएससीएस में गवर्नेंस को मजबूत करना है। एमएससीएस में सुधारों की आवश्यकता। विविध सुधारों को सक्रिय रूप से लागू करने की जरूरत है, जैसे आसान और डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया, सदस्यता की प्रक्रिया को अधिक सार्थक व सक्रिय बनाना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना अधिकारी नियुक्त करना, शिकायतों का निवारण करना आदि। भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह एवं अन्य वाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान का भाग 9B केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होता है। सहकारी सिद्धांत। स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, शिक्षण, प्रशिक्षण और जानकारी, सदस्यों की ओर से लोकतांत्रिक नियंत्रण, स्वायत्तता और स्वाधीनता, समुदाय के लिए सरोकार। एक समर्पित निधि के माध्यम से रुग्ण एमएससीएस का पुनरुद्धार। एक रुग्ण बहुराज्य सहकारी समिति वह होती है जिसका संचयी घाटा उसकी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और अधिशेष के बराबर या उससे अधिक है तथा जिसे पिछले 2 वित्तीय वर्षों में नकद घाटा हुआ है। विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन। वर्तमान में एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड का निर्वाचन उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड का चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी। सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन।
इस अधिनियम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के सम्मेलन और विभाजन का प्रावधान किया गया है। राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा एमएससीएस में विलय करने की अनुमति होगी। रुग्ण सहकारी समितियों के लिए निधि। रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की शुरुआत की गई है। इससे रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस निधि का वित्त पोषण उन बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लाभ में रही हैं। ये समितियां कोष में या तो 1 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध लाभ का 1% जो भी कम होगा जमा करेंगी। सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध। अधिनियम में यह प्रावधान है कि बहुराज्य सहकारी समिति में किसी सरकारी प्राधिकरण के शेयरों का उस समिति के उप कानूनों के आधार पर ही मोचन किया जा सकता है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि एमएससीएस में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारित किसी भी शेयर को शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति के बिना भुनाया नहीं जा सकता है। शिकायतों का निवारण। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील दायर की जा सकती है। निदेशक मंडल की संरचना। अधिनियम के तहत एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। बोर्ड 2 अतिरिक्त निदेशकों को शामिल कर सकता है। यह विधेयक निम्नलिखित को शामिल करने के लिए निदेशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है। एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य और 2 महिला सदस्य। निष्कर्ष। राज्य सहकारी समितियों के पुनर्गठन को सफल बनाने हेतु इनके सदस्यों की क्षमता निर्माण और उनकी सहायता करने तथा बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के संबंध में प्रयास करने होंगे। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। अन्य संबंधित तथ्य। यह विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को सिनेमैटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमैटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 1952 के अधिनियम में फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया था। सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं। यह बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकती है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य नई प्रमाणन श्रेणियों को शुरू करके प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और वर्तमान समय के अनुरूप बनाना है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेडक्वार्टर मुंबई। सीबीएफसी के बारे में। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। विजन।
सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार उचित और स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना है। उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना, सीबीएसई के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना, प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना। संरचना, इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल होते हैं। इन सभी का नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 9 क्षेत्रीय कार्यालय, ये कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं। इनके द्वारा एडवाइजरी के आधार पर फिल्मों की जांच में सहायता की जाती है। संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान विशेषताएं। आयु आधारित प्रमाण पत्र, यह विधेयक यूए श्रेणी के तहत 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण पत्र यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ है। ये आयु आधारित मानक माता पिता या अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। इनके माध्यम से वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं। ये केवल अनुशंसात्मक है। फिल्म प्रमाणन की श्रेणियाँ। श्रेणी यू, इस श्रेणी की फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। यूए, इस श्रेणी की फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं। ए, इस श्रेणी की फिल्मों को केवल वयस्क ही देख सकते हैं। एस, इस श्रेणी की फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं। टेलीविज़न अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र। ए या एस प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को टेलीविज़न या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। ये प्रमाण पत्र 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध होंगे। केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियाँ। यह विधेयक भारत संघ बनाम के.एम. शंकरप्पा वाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुकूल अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केंद्र सीबीएफसी द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना। यह विधेयक फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। अर्थदंड, यह विधेयक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। निष्कर्ष, यह विधेयक फिल्म उद्योग के समक्ष आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही यह नई प्रमाणन श्रेणियों द्वारा कंटेंट को विनियमित करता है। वर्तमान समय में दर्शकों के ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर झुकाव में वृद्धि को देखते हुए समाज एवं इस उद्योग की बेहतरी के लिए इनका अभी से ही विनियमन करना आवश्यक है। संक्षिप्त सुर्खियाँ। चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 23 में निहित है। 20 सब क्लास 3 में निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी शतपथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20 की सब क्लास 3 का उल्लंघन हो सकता है। मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस एसओपी का उद्देश्य विधानसभा और आम चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार तथा तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की थी कि तस्करी के सामान, प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य अवैध वस्तुओं को उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है। एसओपी के मुख्य बिंदु: जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेंगे। वाहनों की जांच करने और भंडारगृहों के स्थापना के लिए फ्लाइंग स्क्वाड व स्ट्रेटेजिक सर्विलांस टीम गठित की जाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरेट, कस्टम हाउस और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए स्थापित एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। मंत्रालय: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग। संरचना: एक अध्यक्ष और सभी अधीनस्थ निकायों से सदस्य। उद्देश्य: यह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने व उनके संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा यह तस्करी की रोकथाम तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स आदि से जुड़े मामलों को भी देखता है। निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों या राजनीतिक दल से संबंधित साड़ी, शर्ट, दल से संबद्ध झंडों आदि को ले जाने व वितरण पर नज़र रखना। यह कार्य जीएसटी टीम वे बिलों की जांच करके संपन्न करेगी। ईवी बिल न होने पर इन सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमईआईटी की भूमिकाओं का सीमांकन। केंद्र सरकार ने डिजिटल बाजारों में विनियमन के दोहराव की संभावना को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालयों की
भूमिका का सीमांकन किया है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत का डिजिटल बाजार 2025-26 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। एमसीए डिजिटल बाजार में सभी प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा। माइटी क्षेत्रक विशेष से जुड़े मामलों को देखेगा। केंद्र सरकार भारत में डिजिटल बाजार के विविध पहलुओं को विनियमित करने के लिए डिजिटल इंडिया अधिनियम और डिजिटल प्रतिस्पर्धी कानून सहित अन्य कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। डार्क पैटर्न्स। भारतीय विज्ञान मानक परिषद ने डार्क पैटर्न से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को 1 सितंबर 2023 से लागू किया जाएगा। डार्क पैटर्न एक प्रकार का भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है। यह इस प्रकार धोखाधड़ी, चालाकी या हेरफेर करता है जिससे उपयोगकर्ता उन हितों के लिए हानिकारक विकल्प चुनने लगते हैं। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा अधिक महंगा उत्पाद खरीदना, शुरुआत में जो राशि दर्शाई गई थी उससे अधिक भुगतान करना आदि। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित किया गया है। इन दिशा निर्देशों में ऑनलाइन विज्ञापन के 4 अलग अलग तकनीकों से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं। ड्रीप प्राइसिंग। इसके तहत ग्राहकों को शुरू में उत्पाद के कुल मूल्य से कम मूल्य बताया जाता है और जब ग्राहक उत्पाद को खरीदता है तब उसे कुल मूल्य के बारे में पता चलता है। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को बताए गए मूल्य में सभी गैर वैकल्पिक कर, शुल्क, फीस आदि शामिल होने चाहिए जो सभी या ज़्यादातर खरीदारों पर लागू होते हैं। फॉल्स अर्जेंसी। इसमें कंपनियां ये कहती हैं कि किसी विशेष उत्पाद सेवा की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। विज्ञापनदाताओं द्वारा सीमित मात्रा वाले संदेश, जैसे हवाई जहाज में सीटों की संख्या, को डिस्प्ले करते समय स्टॉक की स्थिति बताना अनिवार्य है। इससे ऐसे संदेशों की भ्रामकता की जांच हो सकेगी। विशिष्ट विज्ञापन संपादकीय या ऑर्गेनिक कंटेंट के समान प्रारूप वाले विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह विज्ञापन है। उदाहरण के लिए, ये इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट, पेड रिव्यू और संपादकीय कंटेंट की तरह दिखने के लिए रखे गए विज्ञापन हो सकते हैं। बैट एंड स्विच। इसके तहत विज्ञापन में दिखाए गए सेवा के बजाय निम्न गुणवत्ता वाले किसी दूसरे उत्पाद या सेवा की आपूर्ति की जाती है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बारे में। इसका गठन 1995 में विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय विज्ञापन को शालीन, निष्पक्ष और ईमानदार बनाए रखना है। यह एक स्वैच्छिक स्व-विनियामक संगठन है। इसमें भारत में विपणन, रचनात्मक क्षेत्र को मीडिया और संबद्ध कंपनियों के सदस्य शामिल हैं। ASCI विज्ञापन के स्व-विनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत श्रीलंका सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत और श्रीलंका ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसका शीर्षक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को तीव्र करना, भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन है।
अन्य संबंधित तथ्य। इसके अलावा दोनों के मध्य कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आधारित डिजिटल भुगतान सेवा की शुरुआत करना, और त्रिकोमाली में नवीकरणीय ऊर्जा एवं आर्थिक विकास परियोजनाओं हेतु भारतीय रुपये को व्यापार के लिए मुद्रा के रूप में नामित करना। व्यापार और लोगों की यात्रा को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने नागपट्टिनम में तमिलनाडु और कांकी संगतुरई श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवाएं शुरू करने का भी फैसला किया है। भारत श्रीलंका आर्थिक और कनेक्टिविटी संबंधों के बारे में। कुल व्यापार। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2000 में लागू किया गया था। वर्ष 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार के साथ भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। कनेक्टिविटी। दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओपन स्काई एयर बबल व्यवस्था जैसे समझौते किए गए हैं। भारत श्रीलंका के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र। व्यापार। विश्व के 2/3 तेल का व्यापार श्रीलंका के दक्षिण भाग से होकर गुजरने वाले जलमार्ग से होता है। साथ ही कंटेनर की सहायता से होने वाली 50% माल की आवाजाही भी इसी जलमार्ग से होती है। भू राजनीतिक महत्व। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा सागर विजन का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सागर का आशय है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सैन्य महत्व। श्रीलंका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। यहाँ से भारतीय नौसेना के बेड़े दोनों ही भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। 2022 के आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद में भारत की भूमिका। भारत ऐसा पहला देश था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में श्रीलंका को वित्तीय मदद और ऋण पुनर्गठन का समर्थन किया था। भारत ने श्रीलंका को मुद्रा स्वैप और क्रेडिट लाइन्स सहित खाद्य एवं वित्तीय सहायता में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तु को भी कई खेपें भेजी थी। भारत ने श्रीलंका की सरकार, IMF और पेरिस क्लब के साथ गहन वार्ता की। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप ही ऋण राहत और वित्तीय सहायता को अंतिम रूप दिया जा सका है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास और स्लाइनेक्स नामक नौसैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व। दोनों ही देश ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। बौद्ध धर्म इन संबंधों का एक मजबूत आधार है। भारत में बड़ी संख्या में तमिल आबादी निवास करती है और भारत के तमिल लोगों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं। भारत श्रीलंका संबंधों में मतभेद। विश्वास की कमी। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण श्रीलंका के अधिकांश नागरिकों के मन में भारत के प्रति द्वेष की भावना विकसित हो रही है। मत्स्य संबंधी विवाद। पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तनाव के अन्य कारणों में मत्स्य संबंधी अधिकार और मशीन संचालित नौकाओं के उपयोग पर असहमति शामिल है। संसाधन संपन्न कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए 1974 में एक समझौता हुआ था। इस द्वीप पर तमिल मछुआरों को कई सदियों से मत्स्य का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। आर्थिक और राजनीतिक संकट। हालिया संकट के कारण श्रीलंका को भारत के साथ सहभागिता करने तथा आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय स्थिरता को
बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने की क्षमता प्रभावित हुई है। चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण सामरिक मुद्दे। चीन ने श्रीलंका में कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाहों का निर्माण किया है। चीन के द्वारा इन बंदरगाहों का निर्माण समुद्री रेशम मार्ग नीति के भाग के रूप में किया गया है। तमिल लोगों का मुद्दा। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा एक संवेदनशील विषय पर बना हुआ है। भारत निर्यातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान 13वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय सुलह का पक्ष लेता रहा है। श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन प्रांतों को शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है। हालांकि अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। आगे की राह। निरंतर प्रयास। हाल के वित्तीय और राजनीतिक संकटों को देखते हुए भारत की भूमिका प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में होनी चाहिए। इससे श्रीलंका के साथ संबंध और बेहतर हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग। बिम्स्टेक तथा सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे व्यापक सहयोग और साझा चुनौतियों के समाधान के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। मछुआरों से संबंधित मुद्दों का अस्थायी समाधान। दोनों देशों को द्विपक्षीय वार्ता की सहायता से मछुआरों से संबंधित मुद्दों का अस्थायी समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद से निपटना। हाल ही में श्रीलंका में हुए आत्मघाती हमले इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित थे। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अधिक सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। विश्वास पैदा करना। श्रीलंका भौगोलिक व आर्थिक रूप से एक छोटा देश है। ऐसे में भारत को इसकी संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना चाहिए। भारत को यह भी विचार करना चाहिए कि श्रीलंका के भय और संदेह को कैसे कम किया जाए। पीपुल टू पीपुल संपर्क। सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच समझ एवं सद्भावना और अधिक गहन हो सकती है। भारत फ्रांस सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसके अंतर्गत 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। अन्य संबंधित तथ्य। होराइजन फ्रेमवर्क में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करना और 5 वर्ष का शेंगेन वीज़ा जैसे विषय आदि शामिल हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा, गृह और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 स्तंभों को अपनाया है। ये स्तंभ अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। दोनों देशों ने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर संबंधों को मजबूत किया है। भारत फ्रांस संबंधों में सहयोग के क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण। फ्रांस भारत के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में सहयोग कर रहा है। ऐसा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों को सक्षम बनाकर किया जा रहा है। फ्रांस भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।
P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आर्थिक सहयोग। भारत में फ्रांस 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत में 10,389 मिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई स्टॉक का निवेश किया है। हाल ही में भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य फ्रांस एवं यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित सेवाओं की शुरुआत करना है। ध्यातव्य है कि एनआईपीएल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधीन एक सहायक इकाई है। आतंकवाद से निपटना। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में फ्रांस की विकास संस्था एजेंस फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट ने भारत को 2000 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी उपायों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों का समर्थन करना है। जलवायु परिवर्तन का सामना करना। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई है। यह सौर संसाधन से संपन्न देशों के बीच सहयोग हेतु समर्पित एक मंच है। सामरिक स्वायत्तता। फ्रांस भारत का सामरिक संबंध एक दूसरे की सामरिक स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। भारत फ्रांस संबंधों का कालक्रम। भारत ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के मुख्य निष्कर्ष। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने सहित इन उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता प्रकट की गई। हिंद प्रशांत के लिए एक रोडमैप अपनाया गया। मार्सिले में भारत का महावाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा की गई। फ्रांस संधारणीय शहरों पर भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण सिटीज 2.0 का समर्थन करेगा। इसे जर्मनी और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स टोटल एनर्जी गैस एंड पावर लिमिटेड टोटल एनर्जीज के बीच हेड ऑफ एग्रीमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य एक दीर्घकालिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी बिक्री व खरीद समझौता करना है। भारत फ्रांस संबंधों का कालक्रम। 1947 में भारत ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1954 की दिल्ली संधि के बाद 5 प्रमुख फ्रेंच बस्तियां भारत को वापस सौंप दी गईं। 1998 रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। फ्रांस ने निम्नलिखित संस्थाओं में भारत को शामिल करवाने में सहयोग किया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह। भूसामरिक दोनों ही देश एक स्वतंत्र एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2018 में भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के लिए संयुक्त सामरिक विजन पर सहमत हुए थे। इस रोडमैप के तहत दोनों देशों ने अन्य देशों के लिए एक हिंद फ्रांस विकास कोष गठित करने का निर्णय लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समूह गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगे की राह।
रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना। रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जा सकता है। यह समूह इन परियोजनाओं के पूरा होने में बाधा डालने वाले कारकों का उचित समाधान करेगा। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता। भारत फ्रांस के साथ अपने सकारात्मक संबंधों का भारत यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार और निवेश समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। नागरिक समाजों को जोड़ना। साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत और फ्रांस के नागरिक समूहों के बीच बेहतर संबंध हों। पीपुल टू पीपुल संपर्क को मजबूत करना। भाषाई विविधता लोगों के आवागमन में एक बड़ी बाधा है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। एक मजबूत साझेदारी के लिए व्यवसाय से व्यवसाय और पीपुल टू पीपुल संपर्क विकसित किए जाने की आवश्यकता है। भारत फ्रांस संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ। फ्रांस चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। भारत ने हमेशा BRI का विरोध किया है क्योंकि BRI भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करती है। राफेल विमान की डिलीवरी में विलंब हुआ और बिचौलियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से काफ़ी कम है। फ्रांस के साथ व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 1.41% है। जैतपुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को लेकर तकनीकी, वित्तीय और नागरिक परमाणु दायित्व संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं, जिनका दोनों पक्षों द्वारा समाधान किया जाना अभी शेष है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विदेश मामलों से संबंधित समिति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर 22वीं रिपोर्ट संसद को सौंपी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसका आधार पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक, निस्वार्थ, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। इसमें बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है: भारत के बाह्य खतरों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में आवश्यक समर्थन प्राप्त करना, संबंधित क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना आदि। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ। पड़ोसी देशों में अस्थिरता। भारत के पड़ोसी देशों में प्रायः अस्थिरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए म्यांमार और पाकिस्तान के प्रशासन के समक्ष संकट। आर्थिक संकट। भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर बनी हुई है। उदाहरण के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान कोविड महामारी के बाद से अति मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। सीमा संबंधी मुद्दे। भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने में एक प्रमुख बाधा सीमा विवाद है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ क्रमशः कश्मीर व काला पानी विवाद, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ समुद्री विवाद आदि। सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन से संबंधित मुद्दे। भारत के समक्ष सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन संबंधी समस्याएं भी बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए उग्रवादी और अवैध अप्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की खुली सीमाओं से भारत में प्रवेश करते हैं। नदी जल का बंटवारा। भारत का पड़ोसी देशों के साथ नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद बना हुआ है।
सिंधु और तीस्ता नदी जल के बंटवारे को लेकर क्रमशः पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है। बेहतर पड़ोस नीति के लिए समिति की सिफारिशें। सीमा संबंधी अवसंरचना में सुधार। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक एकीकृत चेक पोस्ट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और बॉर्डर हाट बनाए जाने चाहिए। लोगों के बीच संबंधों में सुधार। पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सभी पड़ोसी देशों के साथ समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा करना चाहिए। यह आवश्यक है कि भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए तैयार रहे ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। पहले से चल रहे उपायों जैसे मानवतावादी सहायता, विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था आदि को जारी रखा जाना चाहिए। निष्कर्ष। भारत के पड़ोसी देश अलग अलग कारकों जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और भौगोलिक कारकों को साझा करते हैं तथा उनकी नीतियों का सभी पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भारत की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। पड़ोसी देशों में भारत द्वारा की गई पहलें। अफगानिस्तान में डेला राम से जरांज तक सड़क और संसद भवन जैसी अवसंरचना परियोजनाएं। मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। भूटान की पंचवर्षीय योजना को विकासात्मक सहायता प्रदान करना। मानवीय सहायता, कोविड-19 टीकों को खुराक प्रदान करना। आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन सहायता जैसे नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, श्रीलंका में यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करके और भूटान में रुपे कार्ड के उपयोग को सक्षम करके वित्तीय भुगतान प्रणालियों को आसान बनाना। भारत की ऊर्जा कूटनीति। सुर्खियों में क्यों? भारत अपनी ऊर्जा कूटनीति के भाग के रूप में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ विद्युत के व्यापार पर विचार कर रहा है। विद्युत का यह व्यापार म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा कूटनीति से क्या तात्पर्य है? यह सरकार की ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विदेशी गतिविधियों से संबंधित है। इन गतिविधियों का लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। ऊर्जा कूटनीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। समाज के लिए ऊर्जा के एक संधारणीय स्रोत को सुरक्षित करने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय खतरों और जोखिमों का सामना करने, उन्हें कम करने या समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षमताओं को विदेश नीति के एक साधन के रूप में प्रयोग करना। भारत ऊर्जा कूटनीति को कैसे अपना रहा है? विद्युत पारेषण। यह 2014 में हस्ताक्षरित विद्युत सहयोग पर सार्क ऊर्जा समझौते का हिस्सा है। भारत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करता है। भारत ने विद्युत के आयात निर्यात सीमा पार के लिए दिशा निर्देश 2018 जारी किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के इसके तहत अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिडों को एक साझे ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। पाइप कनेक्टिविटी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान से शेष 3 देशों को प्राकृतिक गैस भेजा जाएगा। परमाणु ऊर्जा सहयोग। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता। जल विद्युत सहयोग। भारत भूटान के ताला, चूखा, कुरिचू और मांगदेछू जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत आयात करता है। भारत नेपाल की कई जलविद्युत परियोजनाओं में भी शामिल है। इनमें महाकाली संधि, ऊपरी कर्णाली परियोजना,
अरुण परियोजनाएं आदि शामिल हैं। भारत की ऊर्जा कूटनीति के समक्ष चुनौतियां। एकल क्षेत्र पर भारत की निर्भरता। भारत तेल और गैस के अपने कुल आयात का 60% फारस की खाड़ी से आयात करता है। विद्युत शुल्क। आपस में जुड़े हुए क्षेत्रीय नेटवर्क का उपयोग करके आपूर्ति की गई विद्युत पर पारेषण शुल्क तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तकनीकी बाधाएं। ऊर्जा क्षेत्रक अत्यधिक तकनीक गहन क्षेत्रक है। वर्तमान में यह कारक तेल और गैस विकास योजनाओं का भी एक अभिन्न अंग बन गया है। साइबर सुरक्षा। नियम आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के बिना ऊर्जा क्षेत्रक में डिजिटलीकरण और अंतर संबद्धता में वृद्धि सुरक्षा व गोपनीयता संबंधी जोखिमों को बढ़ा सकती है। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता। विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50% है, जबकि गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 43% है। ऊर्जा अवसंरचना से संबंधित बाधाएं। सीमाओं के पार पाइपलाइन और ट्रांसमिशन ग्रिड जैसी ऊर्जा अवसंरचना का विकास एवं उसका रखरखाव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगे की राह। आयात विविधीकरण। भारत को कुछ विशिष्ट देशों या क्षेत्रों पर निर्भर रहने की बजाय अपने आयात स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश के पास विश्व के 15 देशों की 32 तेल और गैस परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है। भौगोलिक लाभ। भारत ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों के निकट अवस्थित है, इसलिए भारत अपनी रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग इस क्षेत्र में तथा वैश्विक स्तर पर देश के महत्व और भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। निवेश और वित्तीय संसाधन। ऊर्जा क्षेत्रक एक अत्यधिक पूंजी और तकनीक गहन क्षेत्रक है। इस प्रकृति को देखते हुए भारत ने 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र और सौर ऊर्जा के लिए $2 बिलियन निर्धारित किए हैं। बेहतर निगरानी और सहयोग। सीमा पार ग्रिडों को प्रशासित करने के लिए सरकारों को उचित व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है। इससे सुविनियमित और पारदर्शी बाजारों में विद्युत का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यह भारत की ऊर्जा कूटनीति का एक साधन है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत किसी विशेष एजेंसी की स्थापना नहीं की गई है। ISA नवीकरणीय ऊर्जा विशेष रूप से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, प्रसारित करने तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। ISA में वैश्विक सौर क्षमता के निर्माण हेतु वैज्ञानिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। भारत भविष्य में ठीक उसी प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिस प्रकार पिछली शताब्दी में मध्य पूर्व के देश जीवाश्म आधारित ईंधन के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे थे। ISA भारत के लिए एक सहयोग मंच के रूप में विकसित हो रहा है। इससे सौर क्षेत्रक से संबंधित सामान्य मानकों पर वैश्विक सहमति बनाना आसान हो जाएगा। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर निवल शून्य उत्सर्जन का स्तर हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि अन्य स्रोतों को कुछ विशिष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा के लिए उच्च वेग वाली पवनों की आवश्यकता होती है तथा पनबिजली के लिए जल के उच्च प्रवाह की जरूरत होती है। ISA ने 2030 तक सदस्य देशों में सौर क्षेत्रक में $1000 बिलियन का निवेश जुटाने और वितरित करने के लिए लगभग 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। भारत के विकास का वैकल्पिक मॉडल।
आईएसए विकास के लिए भारत का एक वैकल्पिक मॉडल है। यह पारदर्शिता और समावेशी विकास जैसे मूल्यों पर आधारित है। यह ओसोवोग के लक्ष्य के साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक वैश्विक ग्रिड विकसित करने हेतु प्रयासरत है। साथ ही इसका लक्ष्य घरेलू स्तर पर आवश्यक भूमि की कमी, सौर ऊर्जा के विकास हेतु उपकरणों के आयात से संबंधित मुद्दों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने एमडीबीज की क्षमता के दोहन पर रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया है। अन्य संबंधित तथ्य। बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु राष्ट्रों द्वारा स्थापित सुपर नेशनल संस्थाएं हैं और ये देश ही इन संस्थाओं के शेयरधारक भी हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं। इस रिपोर्ट में एमडीबीज के लिए ट्रिपल एजेंडे का प्रस्ताव किया गया है। अधिदेश। इसके अनुसार निम्नलिखित तिहरी भूमिकाओं ट्रिपल मैंडेट को अपनाया जाना है। चरम गरीबी को समाप्त करना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना और ग्लोबल पब्लिक गुड्स जैसे शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में योगदान करना। वित्त 2030 तक संतृप्त वित्त पोषण प्रतिबद्धता को 3 गुना करना। तंत्र। इसमें एक तीसरे वित्त पोषण तंत्र के गठन के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत निवेशकों के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से सहभागिता के लिए लचीली और नवोन्मेषी व्यवस्थाओं की अनुमति दी जाएगी। एमडीबीज का महत्व। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ। उदाहरण के लिए 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान एमडीबीज ने 222 बिलियन डॉलर उपलब्ध करवाए थे। विकासशील और अल्प विकसित देशों में समृद्धि को बढ़ावा देना। एमडीबीज ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा और जैसी परियोजनाओं की सहायता से इन देशों में समृद्धि को बढ़ावा दिया है। निम्न लागत व लंबी अवधि वाला वित्त पोषण प्रदान करना। विकासशील देशों में सतत बुनियादी ढांचों पर किए जाने वाले व्यय को 2030 तक 4 गुना तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एमडीबीज अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके तथा निवेश के उपयोग हेतु फ्रेमवर्क विकसित करके अप्रत्यक्ष रूप से निजी निवेश आकर्षित कर सकते हैं। एमडीबीज के समक्ष समस्याएं। एमडीबीज के समक्ष संरचनात्मक समस्याएं जैसे इन संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला फ्रेमवर्क काफ़ी पुराना है। कुछ एमडीबीज केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। एमडीबीज के बीच अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा और समन्वय। विकासात्मक वित्तपोषण हेतु मांग में वृद्धि आदि। इनके समक्ष जलवायु परिवर्तन, महामारी, खुली सीमाएं, प्रवासन जैसी नई सीमा पारी चुनौतियां मौजूद हैं। इनके समाधान के लिए अधिक वित्तीय क्षमता और नए दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। चीन के अलावा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु कार्रवाई व सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति के लिए 2030 तक
प्रति वर्ष लगभग $3 ट्रिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। शर्तों के साथ वित्त पोषण। एमडीबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण कभी कभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं से भिन्न होते हैं। इनमें नीतिगत शर्तों, कठोर नियमों, लंबी वार्ताओं और प्रक्रियाओं से संबंधित उच्च अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। एमडीबीज के फोकस पर विवाद। यूएसए के नेतृत्व वाले कुछ शेयरधारक एमडीबीज से ऋण नहीं लेते हैं। ये शेयरधारक एमडीबीज पर यह दबाव डालते हैं कि वे निम्न आय वाले देशों पर अधिक फोकस करें तथा मध्यम आय वाले देशों को दिए जा रहे ऋण की समीक्षा कर उन्हें ऋण देने से बचें। नए एमडीबीज में चीन की भूमिका। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और एआईआईबी के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होने के कारण चीन इन एमडीबीज का उपयोग अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। ग्लोबल साउथ की चिंताएं। एमडीबीज को खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांजिशन आदि से संबंधित कई समस्याओं को प्रभावी आकलन एवं उनका समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एमडीबीज को मजबूत करने और ट्रिपल एजेंडा को साकार करने हेतु सिफारिशें। प्रत्येक एमडीबीज के विजन दस्तावेज में परिवर्तन करना, औपचारिक रूप से तिहरी भूमिकाओं को अपनाना, गरीबी उन्मूलन, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना और ग्लोबल पब्लिक गुड्स का समावेश करना चाहिए। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सीमा पारी चुनौतियों को इनके मिशन में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वित्त पोषण के स्तर में वृद्धि करना। वर्ष 2030 तक एमडीबीज के सतत ऋण स्तर को 3 गुना तक बढ़ाया जाना चाहिए। ओन अकाउंट नॉन कंसेशनल फाइनेंस को बढ़ाकर प्रति वर्ष $300 बिलियन करना चाहिए और रियायती वित्त को बढ़ाकर प्रति वर्ष $90 बिलियन तक करना चाहिए। G20 के सदस्य देशों को वैश्विक चुनौतियों के लिए नए वित्त पोषण तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। नए लोचशील कानूनी और संस्थागत तंत्र विकसित करना। विशिष्ट एमडीबी गतिविधियों से जुड़ने के इच्छुक संप्रभु देश या सार्वजनिक दाताओं के समूह और गैर संप्रभु निजी निवेशकों के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। एमडीबी प्रणाली के बाहर आवश्यक सहायक गतिविधियां। एमडीबीज और वैश्विक वित्तीय संरचना के अन्य भागों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज और जलवायु हेतु निवेश के लिए घरेलू स्तर पर संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वोटिंग के मामले अधिक न्यायसंगत हिस्सेदारी प्रदान करते हुए हरित परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण देने वाली विश्व बैंक की एक शाखा के गठन से पूंजी जुटाना आसान हो सकता है। एसडीजी निवेश की व्यापक आर्थिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के हेतु एमडीबीज और आईएमएफ के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत के संभावित लाभ। विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिक वित्त तक पहुंच हो सकती है। परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन में मदद मिल सकती है। एमडीबीज के जरिए वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है। तकनीकी और नवाचार समर्थन को प्रोत्साहन मिल सकता है। हरि राम। ऑपरेटिंग मॉडल। एमडीबीज को अपने परिचालन और वित्तीय व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परियोजना की तैयारी के लिए समय सीमा
कम की जानी चाहिए और प्रक्रियाओं को विवेकपूर्ण बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एनडीबी ने परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाले समय को घटाकर 6 महीने तक लाने के लिए स्थानीय सरकार की मंजूरी को मान्यता देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कर्मचारियों के अतिरिक्त भार को कम करने पर बल दिया है। इसके विपरीत विश्व बैंक को परियोजनाओं के अनुमोदन में 2-4 वर्ष का समय लगता है। सतत विकास के लिए ज्ञान और सलाहकार सेवाओं का उन्नयन किया जाना चाहिए।